हेलो दोस्तों, टीएनओ विजन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेट 2 को आज करेंगे। और इसके डिटेल जो भी इसके जो ऑप्शन होते हैं उसको जो जो भी डिटेल से बन सकेगा, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो साथ साथ करते चलेंगे। चलिए हम लोग आज आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। टारगेट रहेगा हम लोगों को हिंदी में पूरे करने का, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय होता है इसमें जब भी नंबर कटते हैं तो सिलेक्शन की उम्मीदें हमेशा टूट जाती हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। हिंदी हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पहला ऑप्शन है द्रविड़, दूसरा ऑप्शन है भारोपीय, तीसरा है आस्ट्रिक और तीसरा है चीनी तिब्बती। जो हिंदी है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा। अब मैं अगर उसके ऑप्शंस को देखें, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पहला ऑप्शन द्रविड़, दूसरा भारोपीय, तीसरा ऑस्ट्रिक और चौथा चीनी तिब्बती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारोपीय परिवार की भाषा। जो हिंदी जो भाषा परिवार है ये भारोपीय परिवार की भाषा का है। और इसको में क्या था कि भारत और यूरोप की भाषा परिवार से है, और जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाएं आती हैं। अब देखते हैं द्रविड़। द्रविड़ में क्या होता है? दक्षिण भारत के परिवार की भाषा होती हैं। इसके अंतर्गत दक्षिण भारत की जैसे भाषाएं आ जाएंगी, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, ये द्रविड़ के अंतर्गत आती हैं। ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रिक क्या है? ये मुंडा और संथाली भाषाएं हैं, इस परिवार में आती हैं। और चीनी तिब्बती ये पूर्वोत्तर भारत और तिब्बत क्षेत्र की भाषाएं हैं। कौन सी? चीनी तिब्बती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोपीय परिवार की भाषा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मूल स्वर माने जाते हैं? तो मूल स्वर अगर ऑप्शन देखें तो देखो देखो पहले एक बी और एक सी। क्योंकि जब भी प्रश्न मिलते हैं तो 11 और 13 में ही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 10 तो गलत ही है, 15 गलत है। 11 में क्या था? 11 में देखो उनको माना गया है, जैसे लिख देते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, री, ए, आई और ओ और औ। ये 11 माने जाते हैं। और जब बोलेगा, देखो अगर हिंदी भाषा का इस्तेमाल करेगा हिंदी, तब हम लोगों को लगाना है कितना? 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। और जब भी बोलेगा कि संस्कृत के अनुसार, मतलब एक कुल वर्णमाला में अगर पूछेगा तो कितने मूल स्वर माने जाते हैं कुल, जब कुल की बात करेगा तब लगाएंगे ऑप्शन 13। तो इसमें दोनों चीजों में एक चीज याद रखना, जब भी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मूल स्वर की बात करेगा तब होंगे 11, जब कुल स्वर पूछेगा तब होंगे 13। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिग्गज। दिग्गज का देखो, दिग दोनों गा एक साथ आते हैं तब इनके जो संधि विच्छेद जब होता है तो दिग गा को पहले में बदल जाता है का में। तो बनेगा इसका दिक धन गज। इसका क्या हो जाएगा सही? दिक धन गज। और इसमें ये होता है, तो यह व्यंजन संधि का ये उदाहरण होता है। और जब प्रथम वर्ण का अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में गा में बदल जाता है, तभी दिक धन गज ये तीसरे में बदल जाता है, तब बनता है दिग्गज। तो ऐसे याद रख, ऐसे समझेंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथा यथा जब भी ऐसी चीजें लगती हैं तो ये अव्यय उपसर्ग हो, तो इसमें हमेशा कौन सा होता है? अव्ययी भाव। इसमें होता है अव्ययी भाव। और उसमें तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान और कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तत्पुरुष में। कर्मधारय में क्या होता है? जहाँ विशेषण विशेष का संबंध हो वहाँ कर्मधारय होता है। और बहुब्री में क्या होता है? कि बहुब्री में होता है जब कोई तीसरा पद प्रधान हो। कौन सा? तीसरा। जब तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ क्या होता है? बहुब्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सरोज, जलज, पंकज, बारिद। अब इसमें देखो एक ट्रिक होती है, जब भी कमल का पूछता है तो जब जब पीछे जा लगा हो, ये जा, तो वो सारे कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जब दा लगा होता है तो देखो ये यहाँ लिख देते हैं, जब जा लगा हो पीछे तब बनता है कमल का, और पीछे जब दा लगा होता है तब बनता है बादल का, और जब पीछे धी लगी होती है तब ये बनते हैं समुद्र के। जैसे जैसे सरोज है तो वहां पे सरोधि हो जाएगा, तो बारिधि हो जाएगा, ये सब बन जाएंगे समुद्र के। दा लगेगा तो बनेगा बादल का। वैसे ये
इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये वाला इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बारिधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आकर्षण, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा, आकर्षण का होता है विकर्षण। आकर्षण का राइट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकर्षण। आकर आकर्षण मतलब यानी खिंचाव, और विकर्षण मतलब यानी दूर या धकेलना, तो ऐसे हो जाएगा। और पराकर्षण जो अशुद्ध शब्द लिखा है, और इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण, ये तो विज्ञान का कोई एक शब्द है। चलिए अब इसके आगे अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद और आशीर्वाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्वितीय। अद्वितीय कहाँ लिखा, अद्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। मतलब इसके जिसके जैसा दूसरा ना हो, वो शक्तिशाली, जिसके पास बहुत बल हो वो शक्तिशाली, सर्वज्ञ, तो जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ कहलाएगा। अतुलनीय, जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके वो क्या होगा, अतुलनीय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। खेत शब्द का तत्सम रूप, सब लोग जानते होंगे खेत किसका होता है, क्षेत्र का। खेत किसका होता है, क्षेत्र का। अब पूछ रहा है ऑप्शन ए में देखो, खलिहान। खलिहान तो जहां फसल रखी जाती हो, जहां फसल रखी जाती है उसको बोलते हैं खलिहान। कृषक, तो कृषक क्या होता है, किसान का तत्सम शब्द है कृषक। अब ग्राम, गांव का तत्सम शब्द है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9 2 11 होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 9 2 11 होना मतलब रफू चक्कर होना या भाग जाना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसके कुछ ऑप्शन, जैसे मिलकर काम करना, ये तो विशेष वैसा शब्द नहीं है। धोखा देना, इसमें आंखों में धूल झोंकना हो जाएगा। गणित का सवाल हल करना, तो इसमें शाब्दिक अर्थ है जो मुहावरे में मतलब कोई उसके यूज का नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, कम ज्ञान वाले का अधिक दिखावा करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा कम ज्ञान वाले का अधिक दिखावा करना। इसमें देखो, और गगरी, गगरी का फूट जाना, ये तो ऐसे ही अशुद्ध, ऐसे ही शब्द हैं। और बहुत अधिक ज्ञानी होना, बहुत अधिक ज्ञानी होना, ऐसे नॉर्मली शब्द हैं, कोई इसके विशेष नहीं है जो समझाने लायक हों। चलिए प्रश्न नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। अब पहली क्लास में बताया था, जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना होता है तो हमेशा पुल्लिंग के लिए हम लोग लगाते हैं उसके साथ में होता शब्द, और स्त्रीलिंग के लिए लगाते हैं होती। अब जो दोनों शब्द लगा के देखिए, दोनों में तुम्हें जो समझ में आएगा, देखो दया होती है, माया होती है, भाषा होती है, आभार होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आभार। आभार व्यक्त किया गया जाता है, तो ऐसे बोल के देख लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप, अब इसमें क्या होता है, चिड़िया। चिड़िया शब्द में पीछे चंद्र बिंदु लगती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिड़िया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हे प्रभु मेरी पुकार सुनो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब हे प्रभु, हे ये संबोधन लगा है, तो सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा, संबोधन। अधिकरण में क्या होता है, मैं पर की चीजों का होता है। अपादान में क्या होता है कि जब भी दो चीजों में तुलना की जाए, या राम, राम श्याम से अधिक सुंदर है, या मोहन शेर से डरता है, या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वहां हर कंडीशन में अपादान कारक होता है। कर्म कारक क्या होता है, कर्म को की प्रधानता होती है इसमें, को विभक्ति की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, रेखांकित शब्द में, मतलब ये स्वयं, यहाँ ये रेखांकित होगा। इसमें पूछ रहा है रेखांकित, देखो उसमें लिखा ना कोष्टक में कि स्वयं में कौन सा सर्वनाम है। स्वयं मतलब स्वयं, निज, निज की बात, खुद की बात करता है, तो वहां क्या होगा, निजवाचक। निजवाचक, जहां कर्ता अपने लिए और अपने लिए आप या स्वयं या खुद या निज का प्रयोग करे, वहां पे होता है निजवाचक। निश्चयवाचक में क्या होता है, देखो पहली क्लास में ही बताया था, यह है और वह शब्द, यह और वह शब्द हमेशा निश्चयवाचक में आते हैं। निश्चय, निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, वो निश्चयवाचक होते हैं। पुरुषवाचक में मैं है, तुम है। पुरुषवाचक में क्या होता है, मैं, तुम, वह, वक्ता या श्रोता अन्य के लिए होता है पुरुषवाचक। संबंध में क्या होता है, जो, सो, जैसा, वैसा, संबंध बताने वाले होते हैं शब्द। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पापी शब्द में कौन सा विशेषण है, पापी शब्द में कौन सा विशेषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पापी। एक पाप, देखो पापी बना पाप से, पाप क्या, गुण, तो ये गुणवाचक विशेषण है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, जैसे ऑप्शन संख्यावाची, देखो संख्यावाचक में क्या है, तो जहां संख्या हो, जैसे जैसे बोले 4 लड़के, या
पांच खेतों मतलब पेड़ों का समूह करके कुछ भी बोलते हैं, तो जब भी संख्या शब्दों का प्रयोग होगा वो संख्यावाची विशेषण में आएगा। और सार्वनामिक में जब सर्वनाम विशेषण का काम करे, जैसे वह घर, तो ऐसे उसमें आएगा सार्वनामिक विशेषण। अब इसके आ जाते हैं, ऑप्शन सी तो हो गया जो मतलब गुणवाचक में आ जाएगा। प्रमाणवाचक में क्या होता है, जैसे माप तौल बताने वाले शब्द, जैसे 2 किलो दूध, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 2 किलो दूध, ऐसे शब्दों में क्या हो जाता है, प्रमाणवाचक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया छांटिए। प्रेरणार्थक होती है देखो, गिरना, बोलना, सुनाना और कहना। इसमें देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुनाना। राइट आंसर क्या होगा, सुनाना। अब देखो गिरना क्या है, गिरना मूल क्रिया है, बोलना भी मूल क्रिया है। सुनाना जहां कर्ता खुद काम ना करके किसी और को प्रेरित करे, जैसे सुनना से सुनाना, जैसे सुनना से सुनाना, जैसे मोहन श्याम से कपड़े धुलवाता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। कहना भी क्या होगा, मूल क्रिया। ये तीनों मूल क्रिया को उदाहरण है, किसके, मूल क्रिया के, ये मूल क्रिया है, ये मूल क्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कछुआ धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। और वो भी क्रिया विशेषण कौन सा है, वो भी इसके है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सर्वनाम, सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द होते हैं सर्वनाम। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो कहलाते हैं विशेषण शब्द। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस में क्या होता है, उत्साह। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्साह। श्रृंगार रस का रति, और रौद्र का क्रोध, और इसके बाद में भयानक रस का भय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय, अभी मैंने पहली क्लास में बताया था, प्रश्न में प्रथम में 13 और 11, 13-11 होती हैं। इसमें बोला है प्रथम और तृतीय में, मतलब ये है पहला, ये है दूसरा, और ये आएगा फिर से 13, फिर से 11, 13-11, 13-11, मतलब प्रथम और तृतीय। ये आप पूछ रहा है, तो उसमें कितनी होती है, 13-13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13-13। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, इसके ठीक अपोजिट सोरठा बनता है। और ये कैसा छंद, मतलब ये छंद है, अर्ध सम्मात्रक छंद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तरनी तरबूजा तट तमाल तरुवर बौछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो तावड़ की आपत्ति, ता ये देखो समय ता की आवृत्ति हो रही है, इसमें क्या हो जाएगा, अनुप्रास। अब यमक में क्या होता है, देखो यहाँ एक शब्द कई बार आए और अर्थ अलग अलग हो। यमक में होता है एक शब्द कई बार आता है और अर्थ अलग अलग होते हैं। और रूपक में क्या होता है, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद ना रहे वहां होता है रूपक। और अनुप्रास में होता है जहाँ एक ही वर्ण ता की आवृत्ति बार बार हो रही हो। अब श्लेष में होता है जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अब तो सुमित्रा नंदन पंत को देखें, अगर इनकी रचनाओं को देखें, इसमें चिदम्बरा है, पल्लव इनकी रचनाएं हैं। और जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की देखें, जैसे कुकर मुत्ता, राम की शक्ति पूजा, इनकी रचनाएं हैं। और जयशंकर प्रसाद छायावाद का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। और महादेवी वर्मा में जैसे इनकी आती हैं, यामा है, नीरजा है, इनकी रचनाएं हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रामचरितमानस, रामचरितमानस मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। रामचरित किस में लिखी गई, अवधी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि मैं कई बार मैंने देखा है और डेटा निकाला है, तो मुझे पता चला ये वाला सबसे ज्यादा पूछता है क्वेश्चन। रामचरितमानस मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई है, अवधी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। अब देखो ब्रज, ब्रज भाषा क्या है, सूरदास जी ने सूर सागर जो लिखी है इसी में लिखी है, किसमें, ब्रज भाषा में। और अवधी ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस, अवधी में। और खड़ी बोली में क्या है, आधुनिक हिंदी का मूल रूप। आधुनिक हिंदी का मूल रूप क्या कहलाता है, ये आधुनिक हिंदी जो थी है, आधुनिक हिंदी, इसका मूल रूप खड़ी बोली है। अब भोजपुरी, भोजपुरी यह एक क्षेत्रीय बोली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राम ने रोटी खाया, और देखो राम ने रोटी खाई,
और कर्ता के बाद देखो ने लगाना शब्द, देखो राम ने रोटी खाई, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखो राम ने रोटी खाया, ये अशुद्ध है। राम ने रोटी खाया, ये भी अशुद्ध है। और राम ने रोटी खाए, ये भी अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। मुझसे चला नहीं जाता, तो इसमें क्या होगा? मुझसे चला नहीं जाता। देखो जब भी ऐसे कंडीशन में बनता है बनेगा क्वेश्चन, मुझसे चला नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता, इसमें सारी कंडीशन में क्या होते हैं? भाववाच्य। क्योंकि कर्तावाच्य में इसमें कर्ता प्रधान होता है, जबकि कर्मवाच्य में हमेशा कर्म प्रधान होता है। और भाववाच्य में जहाँ ना कर्ता प्रधान हो ना कर्म, बल्कि भाव मतलब असमर्थता का की प्रधानता हो, इसमें होता है भाववाच्य। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, तो इसमें क्या संभावना की बात हो रही है। तो आज वर्षा हो फ्यूचर की बात है, संभावना की है, तो उसमें क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और तो सामान्य भविष्य क्या होता है? जैसे आज वर्षा होगी, ये सामान्य भविष्य है, भविष्य है। और हेतु हेतु मत भविष्य होता है, जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वहां क्या होता है? वहां पे होता है हेतु हेतु मत भविष्य, ये याद रखना। और उसके बाद वर्तमान काल, वर्तमान काल में नॉर्मल होता है, तो वर्तमान समय की क्रिया होती है इसमें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधिकार, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब अधिकार में इसमें हमें जो उपसर्ग होता है अधि, क्योंकि मूल शब्द देखो आगे उपसर्ग जो है अधि और प्लस कार, इसमें मूल से जो उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है? अधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधि। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पढ़ाई, पढ़ाई शब्द में देखो कौन सा प्रत्यय है, और जो इसका मूल जो शब्द है कौन सा है? मूल मूल शब्द है पढ़। और पढ़ में जब आई प्रत्यय लगता है तब बनता है पढ़ाई। तो उसमें पूछा क्या है? प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाले शब्द। देखो प्रत्यय उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रीफिक्स, इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स मतलब जो उपसर्ग होते हैं, और प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं जो पीछे लगते हैं प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई, मतलब ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कर, अब वो कर, एक कर होता है हाथ, और एक कर होता है टैक्स, एक होता है किरण, और कान नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आकाश का सही पर्यायवाची शब्द है, देखो पहला ऑप्शन है व्योम, ये तो इसका राइट आंसर है। और पावक, पावक किसका होता है? यह आग का पर्यायवाची है। जलद, अब पीछे बताया था जलद दा लगाता है, तो वो किसका होता है? बादल का, ये बादल का हो जाएगा, ये आग का हो जाएगा। और ये नयन, नयन किसका है? आंख का, ये किसका होता है? आंख का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्योम। चलते अगले क्वेश्चन पे। अनुराग का सही विलोम शब्द क्या है? अनुराग, अनुराग का होता है विराग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराग। अब देखो राग क्या होता है? राग, राग यह अनुराग का समानार्थी है। जो अनुराग है इसका क्या है? ये समानार्थी शब्द है, समानार्थी, समानार्थी शब्द है। और प्रेम, अब देखो प्रेम अनुराग का जो अनुराग का अर्थ ही प्रेम होता है। और द्वेष, यह स्नेह या प्रेम का विलोम हो सकता है, द्वेष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अब इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। अब इसमें अनुच्छेद 343 एक के तहत हिंदी राजभाषा, और हिंदी होगी जो राजभाषा होगी, और लिपि देवनागरी होगी, इसमें अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 351 क्या है? इसमें हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं, अनुच्छेद 351 में। अब और 344 यह राजभाषा आयोग से संबंधित है, और 345 यह राज्यों की राजभाषाओं से संबंधित है। कौन सा? 345 ये राजभाषाओं से संबंधित है। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे आता है गद्यांश। अब गद्यांश में सीधे सीधे हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, क्योंकि चीजें पढ़ना और फिर क्वेश्चन देखना नहीं, पहले क्वेश्चन देखो सीधा पूछा क्या उसने। गद्यांश के आधार, गद्यांश के अनुसार सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? इसमें देखो ढूंढो मूल्यवान बोला है, कहाँ पे बोला है? देखो समय, और एक बहुत मूल्यवान है, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, जो व्यक्ति समय का मूल्यवान मूल्य नहीं
मूल्य समझता है और उसका सदुपयोग करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आलस समय का सबसे बड़ा शत्रु है। पूछा क्या है? और आलसी व्यक्ति हमेशा कल पर काम टालता है। तो उसमें बोला है इसने कि गद्यांश के अनुसार सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? समय। क्या है? समय। समय बताया उसने। ये देखो, ये देखो समय लिखा, समय का मूल्य समझता है, तो समय है सबसे ज्यादा मूल्यवान। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गद्यांश में समय का सबसे बड़ा शत्रु किसे बताया है? अभी देखो पढ़ा था हम लोगों ने, कहा? आलस। आलस समय का सबसे बड़ा शत्रु है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आलस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीवन में वास्तविक सफलता किसे मिलती है? वास्तविक सफलता किसे मिलती है? वास्तविक सफलता किसे मिलती है? तो जो हमेशा आराम करता है उसे तो असफलता ही मिलती है। तो कोई मतलब का नहीं है, ऐसा आलसी व्यक्ति गलत है। तो तीसरा पढ़ते, जो समय का सदुपयोग करता है। गद्यांश के अनुसार बिल्कुल सही है। और जो समय को मूल्यवान समझे, मूल्य समझे, ऐसे समझ लो, तो है जो समय का सदुपयोग करता है। देखो उसमें लिखा होगा, क्योंकि भाषा शैली के हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है कि जो समय का सदुपयोग करता है। कुछ चीजें होती हैं कि तुम ऊपर की पैराग्राफ को ना पढ़ के भी चीजें समझ सकते हो। देखो इसमें लिखा होगा, अ, देखता है समय है और भविष्य की नींव उसके व्यक्ति। समय सारणी। समय के सदुपयोग की ही बात की गई है, तो इसकी अगर ऑप्शन के हिसाब से भी देखें तब भी सही है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्यार्थी जीवन का मुख्य महत्व क्या है? विद्यार्थी जीवन का मुख्य महत्व क्या है? यह केवल खेलने का समय है? बिल्कुल गलत। यह मौज मस्ती का? गलत। इसमें भविष्य की नींव रखी जाती है? बिल्कुल सही। पढ़ने से ही लगता है कि यही चीज सही है, भविष्य की नींव रखी जाती है। और यह आराम करने? बिल्कुल गलत। देखो पढ़ने से ही लगते हैं कि ये दोनों तीनों गलत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त प्रगति और शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रगति, इसका अवनति, और ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी विनाश, और ऑप्शन डी स्थिरता। तो इसको तुम बताना कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होगा, अब लोग बताएंगे कितने सही होते हैं दोनों के। बताना कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी, और ऐसे ही हम लोग सेट जब तक करेंगे जब तक ये हम लोगों की 50 सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।